हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। UBNT डिवाइसेस पर लॉगिन करने के लिए आपको डिवाइस का IP एड्रेस मालूम होना चाहिए। चूँकि डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस 192.168.1.20 होता है, इसलिए आप अपने PC या लैपटॉप के लेन अडाप्टर का IP भी मैनुअली इसी ग्रुप में सेट करेंगे। पर अगर आपकी डिवाइस पहले से कॉन्फ़िगर्ड है तो IP एड्रेस के मुताबिक अपने सिस्टम का एड्रेस सेट करेंगे। आखिरी फील्ड यूनिक होना चाहिए, वरना IP कॉन्फ्लिक्ट होगा और आप डिवाइस को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। IP सेट करने के बाद ब्राउज़र ओपन करेंगे और इसमें इसका एड्रेस टाइप करेंगे। अगर सिक्योरिटी या प्राइवेसी एरर आए तो इसको बाईपास करें। बाईपास करने के बाद आपको डिवाइस का UGI यानी यूज़र ग्राफिकल इंटरफेस नज़र आएगा, जिसमें डिवाइस आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगी। UBNT डिवाइसेस का डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम UBNT और पासवर्ड भी UBNT ही होता है। अगर डिवाइस डिफ़ॉल्ट या फैक्ट्री सेटिंग पर है तो इसमें आप कंट्री और लैंग्वेज भी सेट करेंगे। कंट्री सिलेक्शन दरअसल इस डिवाइस को किसी भी कंट्री में चलाने के लिए उस कंट्री के वायरलेस रेगुलेशंस के मुताबिक एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ में वायरलेस के लिए ज़्यादा पावर या फ्रिक्वेंसीज ऑथराइज्ड हैं और कुछ कंट्रीज़ में कम। इसलिए आप जो भी कंट्री सेलेक्ट करेंगे आपको सेटअप में इस कंट्री की फ्रिक्वेंसीज और मैक्सिमम ट्रांसमिशन पावर अवेलेबल होगी। एग्रीमेंट को टिक करें और लॉगिन प्रेस करें। लॉगिन होने के बाद आप सबसे पहले डिवाइस का मेन टैब देखेंगे। मेन टैब डिवाइस का डैशबोर्ड है और यहाँ डिवाइस अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन शो कर रही होती है। डिवाइस की AP कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम सबसे पहले वायरलेस में आएंगे, जहाँ सबसे पहले आपको डिवाइस की वायरलेस मोड की सिलेक्शन नज़र आएगी। यहाँ से आप डिवाइस को AP स्टेशन या AP रिपीटर मोड पर सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक्सेस पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आपको WDS यानी वायरलेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नज़र आएगा। अगर आपने इस डिवाइस से आगे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करनी है, यानी इसके साथ एक से ज़्यादा स्टेशंस या स्टेशन से आगे ईथरनेट पर डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, तो WDS को ज़रूर इनेबल करेंगे। ये फंक्शन आपकी इस लाइन पर IP कॉन्फ्लिक्ट्स को काउंटर करेगा और लाइंस ड्रॉप नहीं होंगी। WDS को इनेबल ना करने की सूरत में हो सकता है कि इस डिवाइस से कनेक्टेड यूजर्स को फ्रीक्वेंट डिस्कनेक्शन का प्रॉब्लम आए। इसके बाद आपको सर्विस सेट आइडेंटिफायर यानी SSID नज़र आएगा। आप अपनी मर्जी का SSID टाइप करें। आपकी डिवाइस के आउटपुट सिग्नल इस नाम से ट्रांसमिट होंगे। इसके नीचे कंट्री और IEEE स्टैंडर्ड्स के फिक्स फील्ड्स हैं, जो कि सिर्फ कंट्री सिलेक्शन के थ्रू ही चेंज हो सकते हैं। इसके नीचे आपको चैनल विड्थ का फील्ड मिलेगा। ये फील्ड सेट करने से पहले आपको चैनल विड्थ के इफेक्ट को थोड़ा सा स्टडी करना चाहिए। चैनल विड्थ से मुराद वो सेट ऑफ फ्रिक्वेंसी है जिस पर आपकी डिवाइस ऑपरेट करेगी। सपोज आप 5745 मेगाहर्ट्ज की सेंटर फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करते हैं, तो 40 मेगाहर्ट्ज की चैनल विड्थ पर आपकी डिवाइस 5725 से लेकर 5765 की फ्रिक्वेंसीज यूज़ करेगी। पर अगर 5745 की सेंटर फ्रिक्वेंसी पर 20 मेगाहर्ट्ज चैनल विड्थ सिलेक्ट करेंगे, तो आपकी डिवाइस 5735 से लेकर 5755 मेगाहर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करेगी। चैनल विड्थ सेट करते हुए सबसे पहली चीज़ इंटरफेरेंस को सामने रखेंगे। अगर तो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशंस नॉइजी हैं तो आपको अपनी सेंटर फ्रिक्वेंसी केयरफुली सिलेक्ट करनी चाहिए और चैनल विड्थ नैरो रखनी चाहिए, ताकि आपकी डिवाइस को कम से कम इंटरफेरेंस का सामना हो और उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा रहे। पर अगर आपको क्वाइट ऑपरेशनल कंडीशंस मिलें तो आप सेंटर फ्रिक्वेंसी और चैनल विड्थ अपनी मर्जी से रख सकते हैं। चैनल विड्थ जितनी ज़्यादा होगी आपकी लिंक की कैपेसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा डाटा पर सेकंड ट्रांसफ़र कर सकेगा, और चैनल विड्थ जितनी कम होगी इसकी पर सेकंड डाटा कैपेसिटी उतनी ही कम होगी। पर वाइडर चैनल विड्थ्स में चूंकि ट्रांसमीटर को ज़्यादा फ्रिक्वेंसीज पर ऑपरेट करना पड़ता है, इसलिए इसका ड्यूटी साइकिल कम हो जाता है, जो कि इसकी EIRP यानी वायरलेस आउटपुट को कम कर सकता है। यहीं अगर आप नैरो चैनल विड्थ सेलेक्ट करेंगे तो आपको EIRP यानी वायरलेस आउटपुट पावर ज़्यादा मिल सकती है। चैनल विड्थ के बाद दूसरी ज़रूरी चीज़ सही फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल है। अपने लिंक के लिए ऐसी फ्रिक्वेंसी सेलेक्ट करें जिस पर कम से कम इंटरफेरेंस हो। आपकी लोकेशन पर मौजूद फ्रिक्वेंसीज चेक करने के लिए डिवाइस के टूल्स में मौजूद साइट सर्वे टूल को ओपन कर लें। ये टूल सर्चिंग करके आपको डिवाइस पर रिसीव होने वाली फ्रिक्वेंसीज शो करेगा, जिससे आप अपनी डिवाइस की फ्रिक्वेंसी आसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर तो कोई चैनल खाली पड़ा है तो वो सिलेक्ट कर लें, पर अगर कोई चैनल खाली ना हो तो ऐसी फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट करें जिसके सिग्नल वीक हों। अब यहाँ -52 वाले सिग्नल स्ट्रॉन्ग हैं, जबकि -77, -85 और -86 वाले सिग्नल्स वीक हैं, तो मैं इनमें से कोई फ्रिक्वेंसी सिलेक्ट कर लूँगा। एक चीज़ का ख्याल रखें कि आप ये फ्रिक्वेंसी इस डिवाइस की एक्चुअल लोकेशन पर माउंट करने के बाद सिलेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि डिवाइस पर इंटरफेरेंस की ट्रू पिक्चर आपको एक्चुअल लोकेशन पर ही मिलेगी।
फ्रीक्वेंसी लिस्ट इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको रॉकेट M2 वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कैलकुलेट EIRP को भी मैं इसी वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अक्सर दोस्तों को यहाँ भी गलती करते देखा है। कैलकुलेट EIRP एक तरह से डिवाइस का पावर सेविंग मोड है और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑन होता है। ऑन होने का मतलब ये है कि डिवाइस कम से कम पॉसिबल EIRP पर ऑपरेट करेगी और सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर ही मैक्स आउटपुट पावर पर जाएगी। अगर आप EIRP या आउटपुट अपनी मर्ज़ी से सेट करना चाहते हैं तो कैलकुलेट EIRP को ऑफ़ कर दें, पर आप इसको यहाँ से ऑफ़ नहीं कर सकते। इसको ऑफ़ करने के लिए आप एडवांस टैब में जाएंगे और वहाँ इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ वायरलेस टैब में कैलकुलेट EIRP को ऑफ़ करके आउटपुट पावर को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं। कैलकुलेट EIRP के बाद आपको एंटीना सिलेक्शन नज़र आएगा। इस सिलेक्शन में आपको इस डिवाइस के साथ एप्लीकेबल एंटीनास की लिस्ट मिलेगी। इसमें से आप जो एंटीना या रिफ्लेक्टर लगा रहे हैं वो सिलेक्ट कर लें। बाय डिफ़ॉल्ट लाइट बीम में ये ऑप्शन फीड ओनली 3 dBi पर होता है। ये ऑप्शन सिर्फ लैब टेस्टिंग के लिए है, जहां आप डिवाइस को अपने साथ रखकर ऑन करते हैं। फीड ओनली ऑप्शन इसकी रेडिएशन को मिनिमम पर रखने के लिए है, ताकि डिवाइस की रेडिएशन से आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। अक्सर दोस्त फीड ओनली के साथ ही लाइट बीम को माउंट कर देते हैं और फिर बाद में परेशान होते रहते हैं कि डिवाइस की रेंज बहुत कम है। डिवाइस को माउंट करने के बाद फीड ओनली की जगह प्रॉपर एंटीना या रिफ्लेक्टर सेलेक्ट करें और कैलकुलेट EIRP को ऑफ करके नीचे आउटपुट पावर स्लाइडर से अपनी रिक्वायर्ड पावर एडजस्ट करें। इससे आपको यकीनन डिवाइस का बेहतर रिजल्ट मिलेगा। डाटा रेट मॉड्यूल को डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। इससे नीचे आप MCS यानी मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। मॉड्यूलेशन एंड कोडिंग स्कीम्स डिवाइस के आउटपुट सिग्नल्स के पैटर्न को सेट करती हैं। लोअर स्कीम में आप हाई आउटपुट पावर हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपका डेटा ट्रांसफ़र रेट कम होगा, जबकि हायर स्कीम्स में आप ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र हासिल कर सकते हैं पर आउटपुट पावर कम हो जाएगी। लाइट बीम में MCS 7 डिफ़ॉल्ट पर होता है। अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं तो इसे डिफ़ॉल्ट पर ही रहने दें। सबसे नीचे आपको वायरलेस सिक्योरिटी की सेटिंग नज़र आएगी। यहाँ आप अपने आउटपुट पावर पर कोड लगा सकते हैं ताकि कोई गैर मुतल्लिका डिवाइस इससे कनेक्ट ना हो सके। नन सिक्योरिटी का मतलब है कि आपके सिग्नल ओपन है और कोई भी 5 GHz सपोर्टेड डिवाइस इससे कनेक्ट हो सकती है। यहाँ हमारी वायरलेस टैब की सेटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम इसके IP एड्रेस की सेटिंग के लिए नेटवर्क टैब में जाएंगे, पर किसी दूसरे टैब पर जाने से पहले आप नीचे बॉटम में चेंज बटन लाजमी प्रेस करें ताकि आपकी सेटिंग्स सेव हो जाएं। चेंज प्रेस किए बगैर किसी दूसरे टैब पर जाने से आपकी की हुई सेटिंग्स डिस्कार्ड हो जाएंगी, लेकिन चेंज प्रेस करने से आपकी की हुई सेटिंग्स काम करना भी शुरू नहीं करेंगी। ये सेटिंग काम करना उस वक्त शुरू करेंगी जब आप अप्लाई प्रेस करेंगे। आप हर टैब को कॉन्फ़िगर करने के बाद चेंज प्रेस करते रहें ताकि सेटिंग्स सेव होती रहें। अप्लाई सिर्फ उस वक्त प्रेस करें जब आप सब कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट कर लें, क्योंकि कुछ सेटिंग्स फंक्शनल होने के लिए डिवाइस को रीस्टार्ट होना पड़ता है और बार बार रीस्टार्ट होने से आपका टाइम वेस्ट होगा। फर्स्ट टाइम चेंज प्रेस करने पर डिवाइस आपसे पासवर्ड चेंज करवाएगी। अपनी मर्ज़ी का पासवर्ड रखें और इस बात का ख्याल रखें कि पासवर्ड आपको याद भी रहना चाहिए, बाद में आपको एक्सपर्ट ओपिनियन की ज़रूरत ना पड़े। पासवर्ड चेंज करने के बाद नेटवर्क टैब में आएँ। यहाँ आपको सबसे ऊपर नेटवर्क मोड मिलेगा, जिसमें 3 मोड्स हैं। ब्रिज मोड में डिवाइस हर स्ट्रीम को अलग अकाउंट करती है, जबकि राउटर मोड में मल्टीपल स्ट्रीम्स को एक ही अकाउंट से कनेक्टिविटी मिलेगी। पर अगर आपने इस डिवाइस के लैन और वैन को 2 अलग नेटवर्क्स पर कॉन्फ़िगर करना है तो सोहो राउटर मोड यूज़ करेंगे। इसकी ये एप्लीकेबिलिटी ज़्यादातर स्टैटिक IP कनेक्शन पर यूज़ होती है, जहां आपने इनपुट एक नेटवर्क से लेकर आउटपुट दूसरे नेटवर्क पर देनी होती है। डिसेबल नेटवर्क से आप अपने वायरलेस या लैन को डिसेबल कर सकते हैं। इसको आप नन पर ही रहने दें। अगर आपके नेटवर्क में मल्टीपल डिवाइसेस लगी हैं तो हर डिवाइस को अलग से स्टैटिक IP दें। अगर नेटवर्क में एक से ज़्यादा डिवाइसेस एक ही IP पर होंगी तो लूप जनरेट होंगी, जिससे नेटवर्क में डिस्कनेक्शन हो सकती है। नेटवर्क पैरामीटर सेट करने के बाद आपको MTU यानी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट नज़र आएगा। ये मैक्सिमम पैकेट साइज़ को सेट करता है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1500 पर होता है, जिसका मतलब ये कि ये डिवाइस 1500 बाइट्स पर पैकेट पर ऑपरेट करेगी। यहाँ इस चीज़ का ख्याल रखना होगा कि अगर इस AP के साथ कोई ऐसी डिवाइस स्टेशन हो जिसकी कैपेसिटी 1500 बाइट्स पर पैकेट से कम है, तो वो डिवाइस इस AP के पर पैकेट डाटा को फॉलो नहीं कर सकेगी और डिस्कनेक्शन प्रॉब्लम पैदा हो सकता है। अगर आप डिवाइस को किसी VLAN के थ्रू रिमोटली मैनेज करना चाहते हैं तो मैनेजमेंट VLAN को इनेबल करें, नहीं तो डिसेबल ही रहने दें। अगर आपने डिवाइस पर मल्टीपल नेटवर्क्स की एक्सेस अवेलेबल रखनी है तो ऑटो IP अलियासिंग को इनेबल करेंगे और नीचे STP यानी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल को इनेबल कर देंगे। STP इनेबल करने से ये डिवाइस लूप्स को अवॉइड करेगी और नेटवर्क एरर्स नहीं आएंगे। IPv6 अगर यूज़ करना चाहें तो ऑन रहने दें, मैं इसको ऑफ करूँगा। चेंज प्रेस करें ताकि आपकी की हुई सेटिंग सेव हो जाए और एडवांस टैब में आ जाएं। एडवांस टैब की तमाम सेटिंग्स मैं रॉकेट M2 वाली वीडियो में डिटेल से बता चुका हूँ, उम्मीद है आपको याद होगा।
यहाँ आप इंस्टॉलर EIRP कंट्रोल को इनेबल कर दें ताकि वायरलेस टैब में आप डिवाइस के EIRP को मैनुअली एडजस्ट कर सकें। यहाँ दूसरी चीज़ क्लाइंट आइसोलेशन है। इसको इनेबल करने से डिवाइस से वायरलेसली कनेक्टेड क्लाइंट डिवाइस के साथ हार्डवायर्ड राउटर वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकेगा। मैं इसको भी ऑफ करूँगा क्योंकि हो सकता है बाद में मुझे खुद हार्डवायर्ड इक्विपमेंट को इसके थ्रू एक्सेस करना पड़े। चेंज प्रेस करें और सर्विसेज टैब में आ जाएं। सर्विसेज टैब में डिवाइस की डिस्कवरी और CDP यानी सिस्को डिस्कवरी प्रोटोकॉल को इनेबल करें ताकि आपकी डिवाइस माइक्रोटेक या सिस्को में शो होती रहे। सिस्टम टैब में आ जाएं। यहाँ आप डिवाइस को कोई भी नाम दे सकते हैं ताकि आपको माइक्रोटेक या सिस्को में इसकी पहचान हो सके। यहाँ आपको रीसेट बटन का कंट्रोल भी मिलेगा। ये इनेबल करने से आप डिवाइस या PoE अडॉप्टर पर मौजूद रीसेट बटन से डिवाइस को रीसेट कर सकते हैं, पर अगर आप इसको डिसेबल करते हैं तो डिवाइस सिर्फ UGI के थ्रू ही रीसेट हो सकेगी और वही कर सकेगा जिसको डिवाइस का पासवर्ड पता होगा। चेंज प्रेस करके UBNT टैब में आ जाएं। अगर आपने इस डिवाइस के साथ सिर्फ UBNT डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो एयरमैक्स को ऑन रखें। ये आपकी UBNT डिवाइसेस की एफिशिएंसी को स्टैंडर्ड रखेगा। पर अगर आपने इस डिवाइस के साथ नॉन एयरमैक्स डिवाइसेस भी कनेक्ट करनी है तो एयरमैक्स को डिसेबल कर दें, नहीं तो नॉन एयरमैक्स डिवाइसेस कनेक्ट नहीं हो सकेंगी। अगर आपने इस डिवाइस को सिंगल यानी एक ही स्टेशन से कनेक्ट करना है तो लॉन्ग रेंज पॉइंट टू पॉइंट लिंक मोड को इनेबल कर दें, पर अगर मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट करनी है तो इसे डिसेबल रहने दें। यहाँ हमारी सेटिंग कंप्लीट है। चेंज प्रेस करें और अप्लाई प्रेस करने से तमाम टैब्स पर की हुई सेटिंग्स अप्लाई हो जाएंगी। डिवाइस रीस्टार्ट होकर नए मोड पर नए IP एड्रेस पर एक्सेस होगी। दोबारा लॉगिन करके आप डिवाइस में की हुई अपनी सेटिंग्स को कंफर्म कर सकते हैं। मेन टैब में आपको इसका मोड, कनेक्शंस, फ्रीक्वेंसी वगैरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसे ज़रूर लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपके जिन दोस्तों को ज़रूरत है उनसे ये वीडियो शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं फ्यूचर में भी आपकी हेल्प कर सकूं। अपना ख्याल रखा करें।